मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का मैदान सजने लगा है। वोटर्स को लुभाने दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों ओर से वादों की बारिश शुरू हो गई है। शिवराज सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। शिवराज सरकार के बजट में भी चुनाव पर फोकस रहा, तो अब कांग्रेस भी इसकी काट ढूंढने में लग गई है। कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार कर रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर वचन पत्र समिति की बैठक होने जा रही है। वचन पत्र समिति की लगातार बैठकें चल रही हैं। अभी फिर से एक बैठक है जिसमें जो मीटिंगों में पुरानी जो बैठकें हुई हैं उसमें जो भी चर्चा हुई है, जो बिंदु हैं, लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं, अलग अलग हमारे जो वचन पत्र समिति के सदस्य थे उनको दायित्व दिया गया था कि वो पूरे प्रदेश में हर जिले में लोगों से संपर्क करके और भी संस्थाओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनसे बात करके जो हम मुद्दे ले सकते हैं वचन पत्र में, उसके बारे में फिर से बैठक हो रही है। उसमें सभी नेता लोग रहेंगे उपस्थित। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को वचन पत्र समिति की बैठक की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पुराने वचन पत्र की तारीख बदलकर जारी कर दे, क्योंकि पिछले वचन पत्र का एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बीजेपी नेता कमलनाथ के घर में हो रही कांग्रेस की बैठकों पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। देखो, वचन पत्र समिति की बैठक की जरूरत नहीं है इनको। ये पुराने वचन पत्र की तारीख बदल के जारी कर दें। एक भी मांग पुराने वचन पत्र की पूरी ही नहीं की, तो इसमें क्या करना है उनको? तारीख बदलें, ज्यादा से ज्यादा ऊपर का पोस्टर बदल दें और जारी कर दें। सारी बैठकें कांग्रेस की कमलनाथ जी के बंगले पर ही होती हैं। पीसीसी में कोई बैठक नहीं होती। मेरे को लगता है थकान हो जाती होगी पीसीसी तक आते आते। पूरी कांग्रेस बैठ गई इस चक्कर में और खड़े होने की संभावना नहीं है। वचन पत्र की बैठक भी घर पर ही है। ऐसे वचन पत्र भी मुझे लगता है बंगले पे ही बैठ के पूरा करेंगे। बीजेपी के इस तंज पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने 2018 में जो जनता को वचन दिए थे वो पूरे किए गए थे। जनता की चुनी सरकार गिरा दी गई। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 2023 के वचन पत्र में भी जो वादे करेगी उन्हें पूरा किया जाएगा। समय समय पर स्थितियां बदलती हैं, हर चीज की स्थिति बदलती है, तो सभी से चर्चा जारी है कि आगे भविष्य में हम लोग और क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 और 18 सालों में बिगाड़ा करा है मध्य प्रदेश का, जनता को उनसे क्या उम्मीद थी और जो वो नहीं कर पाए हैं, हम सब वो बातें जो जनता हमें बताएगी हम उसको पूरा करने की दिशा में अपना वचन पत्र तैयार करेंगे। 2018 में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए थे। इसमें 2 लाख तक का कर्ज माफ करने, युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता, 100 रुपए में 300 यूनिट तक बिजली, हर गांव में गौशाला जैसे ऐलान थे। इनमें कर्ज माफी कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। हालांकि सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा पाई। 2023 के लिए भी कांग्रेस लंबा चौड़ा वचन पत्र लाने की तैयारी में है। कांग्रेस इस बार 2 वचन पत्र तैयार कर रही है। एक सामान्य और दूसरा वचन पत्र महिलाओं के लिए समर्पित होगा। इसे प्रियदर्शनी वचन पत्र का नाम दिया जाएगा। कांग्रेस ने वचन पत्र के लिए 10 उपसमिति बनाई हैं। इन उपसमितियों को अलग अलग विभागों, वर्गों की जिम्मेदारी दी गई है। ये समितियां अपने अपने विभागों, वर्गों की जानकारी बिंदुवार ढंग से देंगी। इन समितियों की जानकारियों के माध्यम से घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार होगा। देखना ये है कि कांग्रेस की ये कवायद कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पुराने वादे नई सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे वो समय नजदीक आता जा रहा है जब मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके साथ ही जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर दोनों दल, सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी रणनीति की धार लगातार तेज करती जा रही है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदु क्या है वो देख लेते हैं।
क्या शिवराज के योजनाओं की काट ढूंढ पाएगी कांग्रेस? कमलनाथ के वचन पर जनता कर पाएगी भरोसा, ये सवाल। पिछली बार कर्ज माफी, इस बार कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक क्या है? और कांग्रेस की कर्ज माफी ओपीएस के वादे का होगा कितना चुनावी असर? ये चार अहम बिंदु हैं जिस पर केंद्रित आज की हमारी जो चर्चा है, जो बातचीत है, वो होगी। जिस तरह से कांग्रेस अब वचन पत्र को लेकर लगातार जो बैठकें चल रही हैं, एक और बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर बुलाई है। ये वचन पत्र समिति की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी कि चुनाव में किस तरह का उनका मैनिफेस्टो होगा, किस तरह से उनका वचन पत्र होगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 2 वचन पत्र लेकर आने वाली है, इसको लेकर सियासत और राजनीति भी जारी है। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि नए वचन पत्र की जरूरत ही क्या है कांग्रेस को, पुराना जो वचन पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसकी ही तारीख बदलकर उसको सामने ले आए। तमाम सारी चीजें हैं, राजनीति है, सियासत है। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका हम परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। दुबे जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं अभय प्रताप सिंह जी यादव, नेता बीजेपी, आपका स्वागत अभय जी। और हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी। संतोष जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले संतोष जी आपके पास ही आता हूं। वचन पत्र समिति की बैठक होने जा रही है। तकरीबन अब ये माना जाए कि 6 से 7 महीने का वक्त अब बचा हुआ है। किस तरह की स्ट्रेटजी है कि इतने पहले से, हालांकि इससे पहले भी वचन पत्र समिति की बैठक हो चुकी है, अब चूंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ के अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, किस स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी साफ है कि मध्य प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक राहत मिले, उनका विकास हो और मध्य प्रदेश का समग्र विकास हो। मध्य प्रदेश को हमें बीमारू राज्यों की सूची से निकालना है, हमें किसानों के लिए काम करना है, हमें बिजली माफी के लिए काम करना है, बिजली में लोगों को रियायतें देने के लिए काम करना है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के लिए हो सकती है। हम अपने घोषणा पत्र में, जैसा कि कमलनाथ जी पूर्व में कह चुके हैं, 500 रुपए में गैस की टंकी हर परिवार को देने के लिए वचनबद्ध हैं। दूसरा, हमने ये कहा कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, किसानों की कर्ज माफी होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और तमाम तरीके की हमारी जो जनहितैषी योजनाएं हैं उसे हम लागू करेंगे, अपने वचन पत्र के माध्यम से सामने लाएंगे। और ऐसे तमाम बिंदु होंगे जिसकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट नहीं होगी। और अभी आपने रिपोर्ट मैंने देखी आपकी, उसमें आपने कहा कि कर्ज माफी के वादे को कांग्रेस नहीं निभा पाई। मैं आपको थोड़ा संशोधित करना चाहता हूं कि 27 लाख किसानों की 11,500 करोड़ की कर्ज माफी को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया है। ये विधानसभा में दिया हुआ वक्तव्य कोई चलता फिरता वक्तव्य नहीं था, कोई भाषण नहीं था। ये विधानसभा में कमल पटेल ने स्वीकारा है कि 27 लाख किसानों की 11,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई है और उसमें कमल पटेल और शिवराज सिंह चौहान के परिजन भी शामिल थे। तो ये मैं त्रुटि आपको सुधार दूं। दूसरा, आपने जो हमारी, लेकिन संतोष जी, आप कह रहे हैं बीमारू राज्य की बात कर रहे हैं, आप बीमारू राज्य की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि बीमारू राज्य तो 2003 के पहले था। राजेश जी, अभी भी जब भी केंद्र सरकार की रिपोर्टें आती हैं तो उसमें तुलना किससे होती है? हमारी बिहार और झारखंड से तुलना होती है। श्योपुर आज भी भारत का सबसे कुपोषित जिला है, आप जानते हैं उसे भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अलीराजपुर आज भी सबसे गरीब जिला है। तो इतने लंबे शासन काल के बाद यदि आप 18 वर्ष पुरानी बातें करते रहेंगे तो मैं समझता हूं ये वैसा ही है जैसा मोदी जी अपनी नाकामियों को ढकने के लिए नेहरू जी को दोष देते रहते हैं। तो मैं आपको साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी आगे के विजन को ध्यान में रखती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह पूर्व के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर दोषारोपण नहीं करती। आज मध्य प्रदेश की बीमार हालत का जवाबदार कौन है? यहाँ पिछली जितनी 6 इन्वेस्टर मीट हुई, कितने रुपए का, लेकिन आप यहाँ आया, क्या गौतम जी, आप नहीं, गौतम जी आप नहीं जानते कि चुनौती है जिस तरह से पैसा की बात की जाए वो लागू की बीजेपी सरकार ने। लाडली बहना है,
नई युवा नीति है, दूसरी तरफ आपने कर्ज माफी को लेकर कहा था कि 10 दिन के अंदर का। मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी ही बात ले रहा हूं, आप ही को सुन रहा हूं मैं और दर्शक सुन रहे हैं। दूसरी तरफ ये जिस तरह से कर्ज माफी 10 दिन में आपने वादा किया, दूसरी तरफ 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, तो इसी को लेकर तो बीजेपी आप पर काउंटर कर रही है, कह रही है कि उसी की तारीख बदल के आप सामने ले आइए। राजेश जी जरा मैं कहता हूं ना कि विपक्ष को भी उतना ही मौका दीजिए और विपक्ष की मैं आप ही को सर गौतम साहब पहले आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आपको ही सुन रहा हूं, आपको ही दर्शक सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, भरपूर मौका है आपके पास। संतोष जी कमलनाथ जी ने शपथ लेने के 1 घंटे के भीतर कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए थे। उसके एग्जीक्यूशन में तो समय लगता ही है। क्या किसी सड़क की घोषणा होती है और उसी घंटे पूरी हो जाती है? सड़क की घोषणा होती है कि आज सड़क बनना चालू होगी, तब उसके बाद सड़क कुछ दिन लगते पूरी होने में, उसके बाद सड़क बनती है। तो जरा इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे ही कमलनाथ जी ने शपथ ली, उन्होंने जाके पहले घंटे के अंदर जो पहले हस्ताक्षर किए वो कर्ज माफी की फाइल पर थे। और दूसरा मैं आपको कह दूं, 4,000 रुपए जो स्टाइपेंड देने की बात की थी युवा बेरोजगारों को, हमारी पहली प्राथमिकता थी वो किसानों की कर्ज माफी थी। लेकिन इस बीच आपको भी पता है कि 11 महीनों के बाद ही 11 महीने में काम करने का अवसर मिला, 15 महीनों के अंदर से 3-4 महीने चुनाव में चले गए, हमारी सरकार को गिरा दिया गया। लोकतंत्र की हत्यारी जो सरकार मध्य प्रदेश में है, इन्हीं का शासन केंद्र में भी है। और विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार चलिए अभय प्रताप सिंह जी के पास में आ जाता हूं। अभी राहुल जी को अभय प्रताप सिंह जी के पास में संतोष जी आ जाता हूं। अभय प्रताप सिंह जी, आप सुन रहे हैं जिस तरह से संतोष सिंह गौतम जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो सवाल करते हैं कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, आपने सरकार ही नहीं चलने दी। देखिए, सरकार इनके अंतर कलह के कारण गिरी थी। सरकार इनके जो है बल्लभ भवन में बैठकर किए गए कृत्यों के कारण गिरी थी। सरकार इनके विधायकों को किस तरह की भाषा से नकारता था, विधायकों ने खुद कहा कि हम मिलने जाते थे, चलिए चलिए चलिए, किस भाषा का प्रयोग होता था। सरकार इनके खुद के आचरण के कारण गिरी थी। और फिर सरकार जब गिरी तो फिर जनता में गए तो कितने बड़ी बड़ी मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में वो जीते। इससे पता चल गया होगा कि 15 महीने के जो कार्यकाल पर जनता ने तुरंत मोहर लगाई थी और भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया था। तो ये जो एक नया झूठ पत्र जो है तैयार कर रहे हैं। 10 दिन में राहुल गांधी जी कह गए थे उज्जैन में, 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो कर्ज माफ 55,000 करोड़ का 6,000 करोड़ पर ले आए थे। ये छोटी छोटी 2 लाख का सब्जबाग बताकर छोटी छोटी राशि का जो है वो करने लगे थे, बाकी 2 लाख वालों को इन्होंने छोड़ दिया था। तो ये झूठ तरह का पुलंदा। अब भाजपा अगर कह रही है कि हम 1,000 लाडली बहना को देंगे तो हम 1,500 देंगे, हम अब ये करेंगे, तो भाजपा की योजनाओं को केवल काउंटर करने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी झूठ का जो है पुलंदा ये सामने रख देंगे। इन्होंने तो कहा था कि हम गेहूं पर, चावल पर, सब पर गेहूं किसानों को बोनस देंगे, दिया था क्या? इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दिया 15 महीने में? एक पूरा जो है आपको जो है पूरा का पूरा जो जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर मिला था को। तो ये सारी चीजें केवल झूठ का पुलंदा रखेंगे। 2.5 लाख तो प्रधानमंत्री आवास लौटा दिए थे इन्होंने, गरीबों के आवास, जिसमें केंद्र सरकार का 60%, 40% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। संबल योजना जैसी बंद कर दी, बुजुर्गों की 30 दर्शन योजना जैसी बंद कर दी, सारी योजनाओं पर पलीता लगा दिया। विवाह योजना के लिए मेरा एक सवाल है, चलिए मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा 2018 में था, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, ठीक है, ये अलग बात है। जिस तरह की तमाम तरह की जो सियासत राजनीति कहा जा रहा है कितना हुआ क्या नहीं हुआ अलग बात है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। अब जिस तरह से जो कांग्रेस है वो ओपीएस की बात कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रही है, सस्ती बिजली की बात वो कर रही है। ये लगता है कि ये चैलेंजिंग होगा बीजेपी के सामने। देखिए, बीजेपी की सरकार 24,000 करोड़ रुपए प्रति माह 100 रुपए यूनिट के वाले जो कनेक्शन है उसके लिए जमा कर रही है सब्सिडी के तौर पर। और ये जो आप कह रहे हैं कि बाकी ये हिमाचल में सरकार इनकी बनते ही 3 रुपए डीजल पर बढ़ाए थे तुरंत जब बैठ इन्होंने राज्य सरकार ने। तो ये अभी तो कुछ भी कहेंगे, ये तो अभी तो कुछ भी सब्जबाग दिखाएंगे, लेकिन जब यथार्थ में की बात आएगी तब इसी कारण मैंने आपसे कहा ना, उपचुनाव हुए 15 महीने में, सारी सीटों पर ये भी लड़े, भाजपा भी लड़ी, परिणाम किसकी तरफ दिए जनता ने?
मोहर लगा दी इनके 15 महीने के शासन पर जनता ने, चुनाव में जनता के बीच जो इनसे हटके ही लोग गए वहां चुनाव में। तो ये इनके सब्जुबाग दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी के पास में आ जाता हूं। मेरे को बात पूरी कर लेने दें। इन्होंने बीमारू राज्य कहा मध्य प्रदेश को, ये हरदम पूरा मध्य प्रदेश को जो है नीचा दिखाने का प्रयास। चलिए मैं आता हूं अभय जी, दोबारा आपके पास में आ जाता हूं। समय है, दोनों मेहमानों के लिए समय मिलेगा, दोनों मेहमानों को समय मिलेगा, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, जिस तरह से कांग्रेस अब जो वचन पत्र को लेकर लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो 2 वचन पत्र लेकर आएंगे, किस रूप में देखते हैं इस स्ट्रेटजी को कांग्रेस की? देखिए, राजनीतिक दल जब जब चुनाव होते हैं तो उसकी बात समीक्षा भी करते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो पहले घोषणा पत्र होता था दोनों दलों का, अब कांग्रेस का वचन पत्र आता है और बीजेपी का संकल्प पत्र आता है। जी जी। क्योंकि घोषणा पत्र से जनता का विश्वास उठ चुका था इन सालों में, तो दोनों ने अपने रूप बदले। अब लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसको समय से पहले जनता की भावनाओं के अनुरूप करने के लिए, क्योंकि सरकारें भी कई बार इससे प्रभावित होती, जैसे 2018 में कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस जो लाई थी उसका उसको असर दिखा और सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन एक क्या होता है, 5 साल की सरकार और फिर 1.5 साल की सरकार। अब जो वादे वो पूरे नहीं कर पाए, उनके लिए सीधा सीधा कहना है कि हम 1.5 साल ही मिले, हमें 3.5 साल और मिलते तो हम करते। तो अब वो और संशोधन करके जो जनता की भावना के अनुरूप किस से प्रभावित होंगे उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा हो एक मुद्दा चला कि भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना 1000 रुपए महीने देने शुरू किया, फॉर्म भरे जाने लगे हैं, जून से पैसा ही मिलेगा। तो कांग्रेस ने तुरंत घोषणा पत्र या वचन पत्र का इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा हम 1500 देंगे हमारी सरकार आने के बाद, और एक कदम और आगे जाके कहा कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। तो अब तो प्रतिस्पर्धा वैसी हो गई जैसे नीलामी बोली कभी आप हम देखा करते थे कि हम इतना तो हम इतना। तो लेकिन इतना भी नहीं है कि केवल घोषणाओं के आधार पर, वचन पर, संकल्प पत्र के आधार पर ही चुनाव जीता जाए। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उम्मीदवार का चयन, मैनेजमेंट, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व। लेकिन अभी जो कसरत हो रही है वो केवल ये हो रही है कि हमारा एक माहौल, एक संदेश कैसे प्रदेश में बनाया जाए कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि हम ये करने वाले हैं, लोग हमारे। क्या देवदत्त जी, इस कसरत की वजह ये भी है कि चूंकि जैसे ही बीजेपी सरकार भी जिस तरह की चीजें समय समय पे जिस तरह से घोषणा वो कर रही है, जिस तरह से आपने कहा लाडली बहना की हम बात करेंगे, लाडली बहना की 1000 की घोषणा की तो इन्होंने 1500 की कर दी। दूसरी तरफ चाहे युवा नीति की हम बात कर ले, पैसा की हम बात कर ले, तो क्या कांग्रेस उसी के तहत समय रहते हुए जिस तरह से लगातार कई बैठकें वचन पत्र समिति को लेकर हो चुकी हैं कि उसके काट के तौर पर चीजें मेंशन करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, सारी चीजें जब हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए? वो तो ये चुनाव भी एक तरह से जैसे कहा जाता है युद्ध है। तो जब जो पैदल लड़ेगा तो उससे पैदल सेना लड़ेगी, लठ से लड़ेगा लठ से, और जब बारूद और सुरंग और क्या क्या जब मिसाइलें आ गई तो दूसरी पार्टी भी मिसाइलें ही दागेगी। तो ये तो चुनाव है जिसमें बराबरी लाने के लिए आप ये कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक कदम और आगे कर रहे हैं। तो ये तो हो गई, इनका देख के वो करेंगे, उनका देख के ये करेंगे, क्योंकि उनको अंततः तो राजनीतिक दलों का यही है कि उनको चुनाव जीतना है और सरकार में आना है। और ऐसे ऐसे वादे भी करते हैं जिनकी संभव नहीं है, बजट में राशि नहीं है, प्रावधान नहीं है, उतना बजट नहीं है जितना का वादा कर लेते हैं, और 5 साल में कुछ काम ऐसे हो भी नहीं सकते। तो इसीलिए तो इनको घोषणा पत्र के नाम बदलने पड़े दोनों दलों को। लेकिन ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि केवल इसी के आधार पर भी चुनाव नहीं होते जब तक, राजेश जी मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कोई ऐसा ना करे जैसे उपभोक्ता फोरम होता है। हाँ। ऐसा चुनाव आयोग कोई एक कानून बनाए। हाँ। कि आपने पिछले चुनाव में ये घोषणा की थी। हाँ। और आपने 5 साल में पूरी नहीं की। हाँ। तो क्यों ना आपको आगे चुनाव लड़ने के लिए लेकिन कांग्रेस के बाद तो वक्त ही नहीं मिला, वो कहते 11 महीने ही हम शासन कर पाए। ये एक चुनाव की बात नहीं कह रहा, मैं हर चुनाव की बात कह रहा हूँ। और उसमें ये कहा जाए कि भाई आप घोषणा पत्र अब जारी मत करिए, आपने जो पिछले चुनाव में जारी किया था उसी को कंटिन्यू। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अहम बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं
संतोष जी, जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं और आप भी चूंकि कांग्रेस से कह रही है कि हम ठीक है 5 साल के लिए वचन पत्र लेकर आए थे और जो 5 साल की जिन चीजों का समावेश होता है कि एक दिन में नहीं होती चीजें, 1 महीने में नहीं होती, 11 महीने में नहीं होती, सने वो 5 महीने तक उसको अमल में लाया जाता है। क्या जिस तरह से 2018 का आपका वचन पत्र था उसमें कुछ संशोधित करके उसको कई चीजें एड ऑन करके उसको सामने लाया जाएगा कि नहीं? जो हमने 2018 में जो बात कही थी अब ये चीजें हमने एड ऑन कर दी है, अब पूरा कंप्लीट हमारा वचन पत्र है और ये 2023 का वचन पत्र। निश्चित रूप से जो भी चीजें हमें लगेगा कि समय के साथ और जुड़ना चाहिए, जनता को राहत देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तमाम तरीके के कुपोषण को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतने लंबे समय के बाद भी कुपोषण मध्य प्रदेश से दूर क्यों नहीं हुआ, पोषण आहार जैसे घोटाले इस प्रदेश में क्यों होते रहे, कुपोषित बच्चों का पैसा कौन खाता रहा, व्यापम में इतने घोटाले हुए, तो ये जो शिक्षा माफिया है ये मध्य प्रदेश को कैसे लूटता रहा, नर्मदा नदी में जो अवैध उत्खनन हुआ इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं आरोप हो गए हम बिल्कुल लाएंगे और आप जिसके अंदर हम ये वचन देंगे कि इस प्रकार से अब मध्य प्रदेश की धरती को कोई माफिया लूट नहीं पाएगा। और आपको पता है कि जब क्या जनता को हमने शुरू किया था, माफियाओं के विरुद्ध अभियान शुरू किया था, आपको याद होगा माफियाओं के विरुद्ध अभियान हमने शुरू किया था जिसकी नकल करने की शिवराज सिंह ने कोशिश की, लेकिन शिवराज सिंह की कोशिश और कमलनाथ की कोशिश में एक अंतर है। शिवराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े माफिया है, गौतम जी तो ये तो आपके आरोप हो गए, लेकिन अन्य जो माफिया है क्या कांग्रेस के सामने तमाम तरीके की बातें हैं। शिवराज सिंह कभी भी भरोसा नहीं बन सकते। एक बड़ी बात ये भी होगी विश्वसनीय चेहरा है गौतम साहब, संतोष सिंह गौतम जी मेरा सवाल ले लीजिए। संतोष सिंह गौतम जी, एक ये भी सवाल है कि भरोसा आप कैसे प्रदेश की जनता को दिलाएंगे कि नहीं, चूंकि जनता ने तो आपको चुना था, लेकिन ठीक है जिस तरह की स्थिति है परिस्थितियां बदली फिर सरकार गिरती है, क्या एक भरोसा भी एक चैलेंज होगा कांग्रेस के सामने कि जनता को भरोसा दिलाना कि नहीं हम 5 साल तक एक स्टेब्लिश जो सरकार है वो हम देंगे और फिर इन चीजों को हम पूरा करेंगे? मैं आपको बता दूं कि कई सर्वे आरएसएस खुद ही करा चुकी है और जिसका अखबारों में भी आ गया है कि 64 से 70 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, तो भरोसे वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ। इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, 150 पार इस बार कांग्रेस की सीटें रहेंगी और भरोसे जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि जिन पर भरोसा नहीं था वो चले गए और अब जो बचे हैं कांग्रेस में वो पूरी तरीके से भरोसेमंद वो लोग हैं। चलिए अभय जी 150 पार की बात कर रहे हैं, 150 पार की बात कर रहे हैं, आप उससे आगे हैं, फिर आपका नारा 200 पार का है, क्या कहेंगे? देखिए पिछली बार भी हमारा वोट प्रतिशत इनसे ज्यादा था, बहुमत में ये भी नहीं थे, 114 पर थे, 116 पर बहुमत होता है, केवल 5 सीटें हम लोग पीछे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये जैसा इन्होंने आंकड़ा रखा है तो इन्होंने मनगढ़ंत आंकड़ा रखा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अब की बार 200 पार के लिए पूरे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ पूरी घर घर जा रहे हैं, बूथों पर अपना जो है बूथ विस्तारक अभियान में लगे हुए, सभी काम में लगे हुए, जनता के बीच विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं कि हमने जो किया है हम जनता के बीच जाके बता रहे हैं। इन्होंने खोखले वादे किए थे। मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश का लिटमस टेस्ट तो उन्हीं उपचुनावों में हो गया था जो 15 महीने बाद इनकी सरकार गिरने के बाद परिणाम आया। बीजेपी के टिकट पर वो लड़े और बीजेपी को जनता ने साथ दिया। इनकी सारी ये किसान कर्ज माफी ये सब इनका ढोंग ढकोसला साबित हुआ था। आने वाले समय में आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये प्रदेश, चलिए वक्त की कमी है, मैं सोचता हूँ देवदत्त दुबे साहब के पास में, देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से आपने जिक्र किया था, देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि सिर्फ नाम का जो कवर है वो बदलता है, पहले जिस तरह से मैनिफेस्टो की बात होती थी, घोषणा पत्र की, फिर वचन पत्र है, विजन डॉक्यूमेंट्स है। मेरा सीरियस सवाल इस बात को लेकर कि इसका जनता पर कितना असर होता है इन चीज़ों का, जब चुनाव के वक्त में वचन पत्र या फिर संकल्प पत्र आता है, किस तरह से रिएक्शन होता है इन चीज़ों का? चुनाव एक बड़ा विज्ञान है राजेश जी, आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। जिस दिन वचन पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी होता है उस दिन या दूसरे दिन चर्चा होती है, फिर इसके बाद राजनीतिक दल भी टेबल के नीचे रख देते हैं और मतदाता भी पढ़ के रख देता है, क्योंकि फिर चुनाव आ जाता है बूथ पर और प्रत्याशी पर, और अंतिम समय तो बड़ा मैनेजमेंट का युग है। तो जो चलिए साहब, चूंकि वक्त की कमी है और ये मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विस्तृत है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन दोनों दलों की अभी एक कोशिश है कि
चाहे वो संकल्प पत्र हो या चाहे वचन पत्र हो, उन चीज़ों का समावेश करके जो जनता के बीच में बातें कही जा रही हैं, और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाए फिर चुनाव के वक्त उसको जनता के सामने लाया जाए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से वचन पत्र की बात करें या फिर हम संकल्प पत्र की बात करें, पुराने वादों की हम बात करें, उसके साथ नई सियासत, नई राजनीति। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।